Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो जैसा कि आपको पता है अपना 1300 प्लस कॉमन एरर्स की क्लास कर रहे हैं जिसमें कि हम सारे की सारी एरर्स को थ्रू पार्सिंग कर रहे होंगे, ठीक है, थ्रू पार्सिंग। एंड इसके अलावा हम जो भी उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा ना, आपका देखो इंग्लिश में क्या हुआ है कि आपने अभी तक काफ़ी सारे रूल रट्टे बैठा के रखे हुए हैं। तो हम क्या करने वाले होंगे इसमें, जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उसके पीछे क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब देखो इंग्लिश क्या आपकी एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपने रूल्स रट्टे तो बैठा लिए, लेकिन हो सकता है कि आपने चैप्टर वाइज जो आप एरर करते हो उसमें तो आप उन एरर्स को करके ले जाते हो, लेकिन जब आपके सामने मिसलेनियस एरर आती है ना, तो उन एरर्स में आपका कहीं ना कहीं हाथ जो है पीछे हो जाता है या फिर आपको चीज़ें जो है समझ में आती नहीं है। तो वो क्यों नहीं आती है ना, क्योंकि आपने उनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो समझा ही नहीं है। जब आपके सामने सारा मिसलेनियस निकल के आ गया तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर यूज़ कौन से रूल का होगा। तो जब हम यहाँ पर पार्सिंग की हेल्प लेंगे और पार्सिंग से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को 1300 प्लस क्वेश्चंस को जब हम यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर चुके होंगे, वो भी आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, चाहे वो आपका सीजीएल का मेंस हो, चाहे आपका सीजीएल का प्री हो, चाहे सीपीओ का मेंस हो, सीपीओ का प्री हो। मतलब एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं उन सभी के सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखो इस बात को समझना है, यहाँ पर आपकी इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में क्या होता है, हम यहाँ पर लॉजिक का यूज़ करते हैं, कोई रूल रट्टे नहीं बैठाते हैं। कोई आपका रॉकेट साइंस है नहीं कि आप लैंग्वेज में अपना कोई रॉकेट साइंस लगाओगे और वो आपकी लैंग्वेज में जो है आप अपना सीख जाओगे कोई भी दूसरी लैंग्वेज बोलना, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लॉजिकल तरीके से सीखना ही पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि आप लॉजिक लगाने के लिए कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन का यूज़ करना सीख जाओ, या कि इंग्लिश का हिंदी में डायरेक्ट हिंदी का इंग्लिश में, तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश एक अपनी जगह लैंग्वेज है, हिंदी एक अपनी जगह लैंग्वेज है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। इसके अलावा ये है डे नंबर 38। इसके पहले मैं आपको डे 37 तक की क्लासेस करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो जाके आप उन क्लासेस को जरूर रेफर करें, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको, जैसे एक क्या होती है आपकी चेन होती है ना, तो एक से जुड़ के एक बनी होती है, तो इसी तरीके से आपकी जो है मैंने चीज़ों को जोड़ते हुए सारी चीज़ों को पढ़ाया हुआ है, सारे एक्सप्लेनेशन देते हुए। एक एक क्वेश्चन मैंने तक आपकी शायद मैं 480 प्लस क्वेश्चंस करा चुका हूँ। और उन क्वेश्चंस मैंने आपको एक एक सिंगल क्वेश्चन की पार्सिंग करके दिखाई है, कैसे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनता है, वो सारी की सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। तो आप उन सारी चीज़ों को रेफर करें, ठीक है। चलो भाई फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। अब देखो यही बात है कि आपके सामने ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एसएससी के द्वारा आपके लिए गए हैं, और इसके अलावा ये आपको मैं करा रहा हूँ कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए आपके यूज़फुल है। तो ये सारे एग्जामिनेशन, इसके अलावा आपका और कोई भी एग्जामिनेशन हो गया, जैसे सीडीएस का हो गया, एफकैट का हो गया, इन एग्जामिनेशन में जहाँ पर आपके एरर के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी आपका ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेशन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका वोकैब स्पेशल कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, तो उसे जाके आप एक बार दे सकते हो। ये सारे के सारे कोर्सेज के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको एक बार जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएंगी, तो आप जाके उनको रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके टॉपिक वाइज जो है मैथ की क्वेश्चन क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें कि आपका क्या है, जितने भी क्वेश्चन आपके सीजीएल में अभी तक आए हुए हैं, सीजीएल का जैसे आपका 2019 का एग्जामिनेशन हो गया, जो आपका मार्च 2020 में अभी आपका एग्जाम जो है ये हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन में आपके टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के सारे आपको कराए जा रहे हैं। ज्योमेट्री आपकी फिनिश हो चुकी है, अलजेब्रा और मेंसुरेशन। इसके अलावा आपका वहाँ पर रिसेंटली ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हुई है, तो वो जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे वो आपको वहीं पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी, ठीक है। आज का हम सेशन शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने आज का डे नंबर 38। अब आज के दिन का ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है आगे से कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना चीज़ों को, यहाँ पर क्या होने वाला है। एक बार मैं आपको छोटी सी पार्सिंग करके दिखाऊंगा, जिससे कि हमें आगे चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। सबसे पहले अपने पास हरी है, हरी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, नाउन है क्योंकि। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब ये लॉस्ट क्या है, अपना V3 है, यानी कि अपना मेन वर्ब हो जाएगी V3 वाली, क्लियर है। अब इसके बाद में ये क्या है, 100 रुपीज़ नोट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें बात करता हूँ ना, तो ये जो नोट है ना, ये नोट अपना क्या बनेगा, ये नोट अपना एक नाउन है, यानी कि ये अपने सेंटेंस का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लियर है, क्लियर है इतनी सी बात। अब ये जो 100 रुपीज़ नोट है ना, ये क्या कर रहा है, इस नोट को क्वालिफाई ही तो कर रहा है, 100 रुपीज़ है ना। यहाँ पर आप ये मत देखो अब यहाँ पर रुपी है या रुपीज़ है। मुझे पता है कई सारे लोगों ने आपको रूल रट्टे बैठाए होंगे कि यहाँ पर आपको कहाँ रुपी रखना है, कहाँ रुपीज़ रखना है। मैं लेकिन आपको बस यहाँ पर एक से दो बातें बताऊँगा, जिससे कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होकर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो नोट है ये अपना एक नाउन है और ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ये जो 100 रुपी है ये इस नोट को ही तो क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में विशेषता बता रहा है, इसकी जो है आपको सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस बता रहा है कितने रुपए का नोट है, 100 रुपी नोट है, ठीक है। अब देखो, लेकिन हमने यहाँ पर अगर ये 100 रुपीज़ बोला हुआ है तो ये अपना किसका काम कर गया है, एडजेक्टिव का काम कर गया है। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये अगर आपका एडजेक्टिव है तो किसी भी एडजेक्टिव का क्या आप प्लूरल बनाते हो, मुझे ये बात बताओ जरा। किसी भी एडजेक्टिव का क्या हम प्लूरल बनाते हैं? जैसे मैंने आपको बोल दिया ग्रेट, ही वॉज अ ग्रेट मैन, तो आप इस ग्रेट का क्या ग्रेट्स बनाते हो? नहीं बनाते हो। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप क्या 100 रुपीज़ यूज़ करोगे? क्या क्या करोगे यहाँ पर यूज़ आप अकेला? 100 रुपी नोट क्यों करोगे? क्योंकि ये अपना इसका जो काम है ना, जो इसका फंक्शन है वो एज अ एडजेक्टिव का फंक्शन आ रहा है, और कभी भी हम एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अब मैं आपको इसके अलावा जो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और आते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे एक बार तो आप एरर को क्या कर सकते हो, 100 रुपी कर दिया आपने, ठीक है। अब दूसरी बात, कभी भी हम ये जो आपका देखो, अब ये जो 100 है और रुपी है, ये दोनों मिलके यहाँ पर एडजेक्टिव बन रहे हैं, यानी कि आपका ये क्या हो गया, ये आपका एक कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? ये अपना एक कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपका अगर कंपाउंड एडजेक्टिव बनता है और उसमें आपका एक न्यूमेरिकल एलिमेंट प्रेजेंट होता है। कैसा? न्यूमेरिकल एलिमेंट। न्यूमेरिकल एलिमेंट क्या होता है? जैसे आपका 100 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, चाहे आपका 1 हो गया, चाहे 2 हो गया, चाहे 3 हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं बेसिकली, जहाँ पर हम नंबर्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया 3 वीक वैकेशन, क्या बोला मैंने यहाँ पर आपसे? 3 वीक वैकेशन। तो ये जो वैकेशन है ये तो अपना नाउन हो गया। अब इस वैकेशन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो कितना है? 3 वीक्स का वैकेशन है। तो ये जो 3 वीक है ना, ये आपका एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। इसमें आपका ये जो 3 है ना, ये न्यूमेरल हो गया, और ये वीक आपका एक इंग्लिश का अपना ये बेसिकली वर्ड हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को जब भी हम जोड़ते हैं, एक कंपाउंड एडजेक्टिव बनाते हैं, तो वहाँ पर आपका हमेशा एक हाइफन का यूज़ होता है, ठीक है। तो कभी भी आपका कोई भी कंपाउंड एडजेक्टिव आ रहा हो, उसमें आपके 2 शब्द यूज़ हुए हों और उनमें जो है आपका एक कैसा हो, न्यूमेरिकल हो, तो उसमें हम बीच में क्या लगा देते हैं? हाइफन लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं? हाइफन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 100 रुपी नोट। क्लियर है? इतनी सी बात यहाँ पर हो गई। एक तरीके से तो हम ये एरर यहाँ पर ठीक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एस को यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर हाइफन का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ पर पता है एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस रुपी ये जो आपका नोट है, यहाँ पर मैं इस नोट को हटा दूँ, हरी लॉस्ट, यहाँ पर मैं सीधा क्या कर दूंगा, हरी लॉस्ट 100 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये जो रुपीज़ है, अब ये रुपीज़ पता है क्या बन गया, अब ये रुपीज़ जो है आपका नाउन का फंक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर हम इसके साथ में एस या ई एस लगा करके इसका प्लूरल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि अब इसका फंक्शन जो है ना, वो नाउन का है। इसके आगे कोई भी हमने नोट नहीं, नोट जो है वो हमने यहाँ से इसके आगे से हटा दिया है, ठीक है। अब चूंकि ये रुपीज़ है, प्लूरल है, तो इसके साथ में हम आ वाले जो एडजेक्टिव, आ वाला जो अपना आर्टिकल आ रहा है, उसका हम यूज़ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो अपना सेकंड वाले केस में हम इस आ को भी हटा देंगे, तो अपना ही क्या बन जाएगा, यहाँ पर सीधा हरी लॉस्ट 100 रुपीज़। क्लियर है? अब बस, तो कभी भी आपका इस तरीके से यूज़ होता है ना, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा किसका फंक्शन है। अगर उसका फंक्शन एडजेक्टिव का आ रहा है रुपीज़ का, तो एडजेक्टिव में हम कभी भी एस या ई एस लगा करके उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। क्लियर हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ। ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो बन सकते थे, एक तो हाइफन वाला, एक आपका यहाँ पर प्लूरल वाला, और यहाँ पर अगर हम दूसरे तरीके से एरर को ठीक करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ मैं अब। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 484 देखते हैं। ठीक है, अब ये रहा अपने सामने अगला क्वेश्चन। अब जरा मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर आपकी एरर जो है वो कौन से वाले पार्ट में होगी? द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज़ डाइड। अब आपको हो सकता है कुछ बच्चों ने सोचा हो आर्टिस्ट अलग है राइटर अलग है, तो यहाँ पर अपना क्या आना चाहिए, 2 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपकी जो है हैव वर्ब आनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये जिन बच्चों ने सोचा हुआ है उनका आंसर बिल्कुल गलत है और उनको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग मिल गई होगी। ठीक है, चलो खैर अब इसको हटाते हैं। अब देखो बात यहाँ पर क्या हो रही है ना, कि द आर्टिकल एंड राइटर, आपका ये जो आर्टिकल है ना, ये आपका जो आर्टिकल द है ये एक के साथ यूज़ हुआ है, यानी कि आपका जो पर्सन है यहाँ पर वो एक ही पर्सन है। लेट अपना ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई एक्स पर्सन है। ठीक है, अब ये पर्सन क्या है ना, ये पर्सन आर्टिस्ट भी है और ये पर्सन राइटर भी है। ऐसा पॉसिबल है ना कि कोई पर्सन आर्टिस्ट भी हो सकता है और वो पर्सन अपना राइटर भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसमें कोई दो राय आपकी है नहीं। वो आर्टिस्ट, वो अपना उसकी जो आर्ट है वो भी अच्छी है और वो लिखता भी बहुत अच्छा है। तो वही फंक्शन वो जो पर्सन है ना, वो अपने 2 काम यहाँ पर कर रहा है। तो मैंने एक आर्टिकल का यूज़ किया दा का, इससे मतलब क्या हो गया, मैं एक पर्सन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये दोनों क्या है, एक ही पर्सन की क्वालिटी है। द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज़ डाइड, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो पर्सन था ना, ये जो आर्टिस्ट था और राइटर भी था, ये मर गया है। लेकिन अब अगर यहाँ पर मैं ऐसे बोल देता
कि द आर्टिस्ट एंड द राइटर, यानी कि जो आर्टिस्ट है और जो राइटर है वो दोनों के दोनों मर गए हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता, हैव का यूज़ करना पड़ता, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर दो आर्टिकल लगा करके दोनों की अलग अलग जो सिग्निफिकेंस है ना वो बता दी है। आपको पता ही होगा हम द आर्टिकल का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या करनी पड़ती है, सिग्निफिकेंस बतानी होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं एक की ही सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ कि एक ही पर्सन है वो, जो कि आर्टिस्ट भी है और राइटर भी है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, हम यहाँ पर हैज़ का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका द आर्टिस्ट एंड राइटर लिखना बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, पूरा का पूरा यहाँ पर अपना ये सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा हैज़ क्या हो जाएगा, हैज़ अपनी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, डाइड अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। कोई दिक्कत है नहीं पार्सिंग के लिए, तो अपना ये बड़ा ही छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है। तो अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो एरर अपनी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। ये रहा अपने सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 485। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, स्कार्सली हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन आई स्टार्टेड टू माय कॉलेज, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पर हम बात करनी शुरू करते हैं। आपको पता होगा अपने पास में कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका स्कार्सली हो गया, ठीक है, और आपका हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं अपने, ये सारे अपने नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। हार्डली, रेयरली, बेयरली, इसके अलावा आपका नो सूनर, ठीक है, क्या होता है, नो सूनर। अब देखो ये जितने भी अपने नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ में हमेशा इन्वर्जन का यूज़ कर रहे होते हैं। पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है, हम इन सारे वर्ड्स के साथ में इन्वर्जन का यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर है, किसका यूज़ करते हैं, इन्वर्जन का। इन्वर्जन पता है ना सबको, पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं पहले, और उसके बाद में आपका क्या होता है, सब्जेक्ट आ रहा होता है। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो इन्वर्जन यहाँ पर होता है ये पार्शियल इन्वर्जन होता है, ठीक है। पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब होती है, ठीक है। लेकिन जब हम फुल इन्वर्जन की बात करते हैं तो आपका कंप्लीट इन्वर्जन होता है जब वहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब भी लेके आए, प्लस में मेन वर्ब भी लेके आए, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है सब्जेक्ट का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका दूसरी बात, ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, इन सब के साथ में आपका जो आपका कंजंक्शन यूज़ होता है वो होता है आपका वैन। क्लियर है, ये आपका वैन यूज़ होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपका नो सूनर का हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे भाई, देन का हम वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। क्लियर है। तो इन सारे वर्ड्स के साथ में आपका यूज़ होता है वैन, और नो सूनर के साथ में यूज़ होगा आपका देन। क्लियर है, इतनी सी बात। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन में हम चेकआउट करते हैं। तो स्कार्सली हो गया, फिर आपका हमने यहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन कर दिया है, हेड आपका आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, इट आपका सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप्ड आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। और व्हाट यहाँ पर रेनिंग ने आंसर दिया। अभी रेनिंग क्या बनेगा अपना, यहाँ पर फटाफट से बोलो जरा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जिरंड। क्लियर है, क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका नाउन का फंक्शन का काम करेगा। क्लियर है। और यहाँ पर आपका ये वैन क्या, अगेन हमने देखा है यहाँ पर हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे भाई, वैन कंजंक्शन का यूज़ कर रहे होंगे। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके बाद में आ गया आपका आई, यानी कि अपना जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में स्टार्टेड अपना यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी आई वाले सब्जेक्ट की। क्लियर है, इतनी सी बात। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड टू माई कॉलेज। अब यहाँ पर आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब बड़े ध्यान से जरा आप यहाँ पर देखें, आपकी फ्रेजल वर्ब होती है स्टार्ट फॉर, ठीक है। क्या फ्रेजल वर्ब होती है, स्टार्ट फॉर। और इस स्टार्ट फॉर जो फ्रेजल वर्ब है ना, इसका मीनिंग होता है आपका टू बिगिन इन आ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इन आ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर आप कोई पर्टिकुलर काम करना शुरू कर दें, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपका डायरेक्शन लिख दिया। क्लियर है। तो किसी भी डायरेक्शन में आप क्या करें, अपना नया काम शुरू कर दें, या फिर आप किसी, जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं तो वो कॉलेज जाना आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। या फिर आप कॉलेज जाना आपने जैसे मूव करना, ठीक है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन आप क्या करें, मूवमेंट करना शुरू कर दें। क्या कर दें भाई, मूवमेंट करना शुरू कर दें। तो वहाँ पर हम कौन सी फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं, स्टार्ट फॉर अपनी फ्रेजल वर्ब का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ पर आपको। अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं कॉलेज के लिए अपना मूवमेंट करने वाला हूँ, कॉलेज के लिए निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या यूज़ होना चाहिए, स्टार्टेड टू होना चाहिए कि स्टार्टेड फॉर होना चाहिए, बोलो फटाफट से। तो ये अपना स्टार्टेड फॉर आएगा और ये अपनी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। क्लियर है। क्या हो जाएगा आपका, स्टार्टेड फॉर फ्रेजल वर्ब लगेगी, और इसके बाद में आपका ये जो माई कॉलेज है ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। कोई डाउट है क्या यहाँ पे। अपनी जो एरर है वो एरर अपनी आ जाएगी कहाँ पे, तो एरर आ जाएगी थर्ड वाले ऑप्शन में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। अब आपको आई होप कि यहाँ पर मैंने जो आपको दो बातें बताई हैं वो आपको अब हमेशा के लिए ध्यान में आ जाएंगी। और इसके अलावा जो नो सूनर वाला आपको जो नेगेटिव वर्ड्स है वो मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको मुंह पे रट गई होंगी, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। देखो हर सेंटेंस को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जो मोटो है वो यही है कि आपको सारी चीज़ें जो है बिल्कुल रट जाएँ और आप एग्जामिनेशन में जाकर के इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करके जाओ कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया नहीं कि आपको देख के फटाफट कर डालना है, ठीक है। यानी कि जैसे आपके पास अगर 25 क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन आपके कम से कम 8 मिनट में तो हो ही जाने चाहिए। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा है, 8 मिनट में आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। इतनी आपको प्रैक्टिस करके जानी है, तभी आप जो और सेक्शन है आपके उन पर टाइम दे पाओगे और अच्छी रैंक आप निकाल पाओगे, ठीक है। खैर अब देखो अपना जो क्वेश्चन नंबर 486 है, काफ़ी इजी है। ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। यहाँ पर आपका आई देखो, अगर मैं पार्सिंग करना शुरू करता हूँ, आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्लियर है। क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो जाएगा। विल क्या हो जाएगा भाई, विल हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्ब हो जाएगी आपकी। और इसके बाद में अब देखो ये क्या है, रिटर्न बैक है। और मैंने आपको बताया हुआ है जो रिटर्न होता है ना, रिटर्न का मतलब होता है गो बैक या कम बैक, ठीक है। ये आपका गो के साथ भी यूज़ होता है, गो के सेंस में भी यूज़ होता है रिटर्न का, और कम के सेंस में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको डाउट होना नहीं चाहिए, क्लियर है। गो और कम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फिर बैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो मीनिंग है ना, इसमें ही आपका बैक होता है, यानी कि वापस आने का जो सेंस है वो इस रिटर्न के अंदर ऑलरेडी बैठा हुआ होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने फिर से बैक लगा दिया तो ये हो गया टू गो या कम बैक, है ना। आई विल यहाँ पर मैंने लिखा अगर रिटर्न की प्लेस पर कम बैक, और फिर इसके आगे बैक आ गया, तो फिर ये क्या हो गया आपका, ये तो एग्जैगरेशन हो गया। यानी कि आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका यहाँ पर एग्जैगरेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक बैक यहाँ क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इस सुपर प्लस को हम यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर आगे आपका इन प्रपोजिशन हो जाएगा, और ये 5 मिनट यहाँ पर मिनट इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ बन जाएगा। और ये 5 क्या बनेगा भाई, इस मिनट को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और ये क्या बनेगा भाई, एडजेक्टिव तो बनेगा। कौन सा, कार्डिनल की ऑर्डिनल, तो ये बनेगा आपका कार्डिनल एडजेक्टिव। कौन सा, कार्डिनल। ऑर्डिनल आपको पता है जिसमें ऑर्डर का पता चले उसको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में क्या पता चलता है, ऑर्डर का पता चल रहा है ना, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये सारे आपके होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, क्लियर है। तो ये सारी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। एरर आपको पता चली गई होगी, अपनी एरर सेकंड वाले ऑप्शन में है, ठीक है। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब देखो भाई, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 487। ईदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड। अब आपको पता है कभी भी हम किसका यूज़ करें, ईदर का यूज़ करें या फिर हम नीदर का यूज़ करें, ठीक है। ईदर का यूज़ करूँ मैं यहाँ पर, या फिर आपका नीदर का यूज़ करूँ, या फिर आपका किसका यूज़ कर लें हम यहाँ पर, एक पर्टिकुलर छोटा सा मैं आपके लिए और ही लगा दूँ, ठीक है। तो ये तीनों आपके जब भी कंजंक्शंस का हम यूज़ करेंगे, और ये जो आपके ईदर और होते हैं, नीदर नॉर होते हैं, ये आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, क्लियर है। तो कभी भी आपका ये कंजंक्शंस आते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट पास में होगा हेल्पिंग वर्ब के, उसी के अकॉर्डिंग ये वाली जो वर्ब है ना, वो इस जो पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, क्लियर है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या, ये मैं आपको ऑलरेडी 7 से 8 बार बता चुका हूँ। एंड आई होप कि आपको ये वाली चीज़ जो है वो क्लियर होके आ गई होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो ईदर एन ऑफिसर ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, या फिर आपका कोई असिस्टेंट हो, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। और इसके बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब है किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर आपका आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि आपका ये जो एन असिस्टेंट है ना, ये आपका सिंगुलर है, एन से ही पता चल रहा है कि भाई सिंगुलर ही है, क्लियर है। और इसके बाद में ये जो रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू पार्सिंग ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, आपको बस बेसिक सी बात पता होनी चाहिए थी, और यहाँ पर अपनी एरर जो है वो हमने करेक्ट कर ली है। अपनी थर्ड वाले पार्ट में अब यहाँ पर एरर आ गई थी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 488 देखेंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 488, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। अब देखो कभी भी आपके सामने ये वर्ड्स आ जाएं, ये क्या वर्ड्स होते हैं, आपके टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे आपका यस्टरडे हो गया, ठीक है, यस्टरडे हो गया, या फिर आपका टुडे हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है ना, सीधा सीधा मुझे यहाँ पर टाइम का सेंस पता चलता है। यस्टरडे का मतलब ये आपकी सीधी की सीधी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, सिंपल पास्ट की बात हो रही है अगर मैं यस्टरडे की बात कर रहा हूँ। और अगर मैंने टुडे की बात की है तो ये आपका कहीं ना कहीं आपको पता है ये अपना सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो आई हैव सीन हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा था। तो यहाँ पर आपका कौन सा सेंटेंस यूज़ होना चाहिए, पास्ट, सिंपल पास्ट वाला जो सेंटेंस है अपना यहाँ पर यूज़ होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस हैव को यहाँ से हटा दूंगा और इस सीन को भी यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि जो सिंपल पास्ट होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपकी सी की सेकंड फॉर्म सॉ यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आई सॉ हिम यस्टरडे क्या हो जाएगा, आई सॉ हिम यस्टरडे। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार, आपको पता ही हर क्वेश्चन को मैं जो टेंस क्वेश्चन होता है उसे एक बार टाइमलाइन की मदद से हमेशा समझाता हूँ, एक बार आप समझ ही लो।
ठीक है। लेट्स से ये आपका क्या है, प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, ठीक है, ये आपका आज का टाइम है। और मैंने बोला कि मैंने उसे देखा था कल, यानी कि येस्टरडे की अगर मैंने बात कर ली तो यहाँ पर आपका येस्टरडे था और मैंने उसे कल देखा। अब आपको पता है ये क्या है अपना आई हैव सीन, और ये आपका परफेक्ट है, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करता हूँ ना, उसका मतलब क्या होता है, आपकी कोई चीज़ पहले शुरू हुई लेकिन वो ख़त्म कब हुई ना, जब आप प्रेजेंट टाइम पे आ गए उसके जस्ट पहले, यहाँ पर आपका इस पॉइंट पर आपकी वो चीज़ ख़त्म हुई है, तब उस सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में वहीं के वहीं ख़त्म हो गई तो उसके लिए तो हमेशा सिंपल पास्ट का ही यूज़ करते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपका जो येस्टरडे है ना, ये येस्टरडे आपका पहले की ही तो बात है, कल ही कल ये बात पूरी की पूरी बात ख़त्म हो गई है। इसका मतलब हम यहाँ पर किसका यूज़ कर लेंगे, सिंपल पास्ट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो पाया अब आपको, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 489 देखते हैं, ठीक है। चलो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 489। ये आपको मैं ये एरर ऑलरेडी करा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ये तब भी बताया था। इसको तो आप एक बार नोट डाउन कर ही लेना, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कई बार बहुत बार जो है बच्चे यहाँ पे रॉन्ग करके आते हैं, ठीक है। देखो क्या है अपने पास, बीइंग अ रेनी डे वी डिडंट गो आउट, यानी कि जो रेनी डे था उसकी वजह से हम बाहर नहीं गए। तो ये वाली जो एरर होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अनअटैच्ड सब्जेक्ट एरर, ठीक है। अनअटैच्ड सब्जेक्ट एरर, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को, कि यहाँ पर आपको देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लगेगा, क्योंकि एरर में जो सेंटेंस आता है वो देख के ऐसे ही देते हैं कि आपको ये पढ़ के ऐसा ना लगे कि आपको देखते ही समझ में आ जाए एरर कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आपको ये पढ़ने में बिल्कुल बढ़िया लग रहा है तो बिल्कुल बढ़िया लगेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन देखो अब ये गलत कैसे हो गया, मैं इस सेंटेंस को, इसी टाइप के सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, लेट से मैंने लिखा ड्राइविंग, ड्राइविंग डाउन the road, a leopard, a leopard, leopard leapt out in front, ठीक है। इन फ्रंट और इसके आगे आप ऑफ मी भी लिख लो। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जब मैं आपका देखो ड्राइविंग डाउन द रोड, ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया ड्राइविंग डाउन द रोड, फिर इसके बाद में क्या होता है, एक लीपर्ड आ जाता है मेरे सामने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीपर्ड है, क्या वही यहाँ पर आपकी जो रोड पर आपकी जो ड्राइविंग है वो क्या ये लीपर्ड ही कर रहा था। अब यहाँ पर आपका क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पर अटैच है नहीं, और एक ही मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर दिख रहा है जो कि लीपर्ड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये जो लीपर्ड है यही इसका सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर इसका सब्जेक्ट है भी तो क्या है। तो यहाँ पर मेरा हमेशा जो लिखने का सही तरीका होगा वो होगा कि मैं यहाँ पर आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो शो कर दूँ। इसलिए हम इस एरर को क्या बोलते हैं, अनअटैच्ड सब्जेक्ट, यानी कि आप यहाँ से आपने सब्जेक्ट को क्या कर दिया है, अनअटैच यानी हटा दिया है। देखो अब यहाँ पर अगर मैं इसको सही तरीके से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एज आई वॉज या फिर वैन आई वॉज, ठीक है। क्या हो जाएगा, एज आई वॉज या फिर वैन आई वॉज ड्राइविंग डाउन द रोड अ लीपर्ड लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि जब मैं अपनी कार को चला रहा था रोड पर उसी समय क्या हुआ, लीपर्ड मेरे सामने कूद के आ गया, ठीक है। अब ये सारी बात आपको क्लियर हुई। अब मैंने इतना तामझाम आपको क्यों समझाया है, सो दैट आपको चीज़ें जो है दिमाग में बैठ जाएं। और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ, बीइंग अ रेनी डे, अब ये कैसा एक रेनी डे है, यानी कि रेनी डे आपको पता है कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट है ना वो तो रेनी डे ही है, लेकिन मुझे यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट चाहिए रियल वाला। तो यहाँ पर आपका मैं क्या करूँगा, एक डमी सब्जेक्ट डाल दूंगा इट नाम का, ठीक है। आपको पता है कभी भी आपका अगर मैं स्यूडो सब्जेक्ट की बात करूँ, क्या बोलता हूँ मैं आपको, हमेशा स्यूडो सब्जेक्ट की बात करता हूँ या फिर आपका डमी सब्जेक्ट, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिडंट गो आउट। अब मुझे क्लियर हो गया कि आज का जो दिन था वो रेनी डे था, इसलिए हम बाहर नहीं जा पाए। क्लियर हो पा रही है बातें मेरी, समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पर आपका इट तो हो गया सब्जेक्ट, बीइंग हो गया आपका पार्टिसिपल, अ रेनी डे हो गया ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आपका जो वी है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और डिड नॉट आपको पता ही है, डिड आपका यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और नॉट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, कभी भी आपको नॉट के केस में कंफ्यूज नहीं होना है। नॉट हमेशा आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन ही रहता है। क्या रहता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन रहता है। और इसके अलावा अगर मैं गो आउट की बात करता हूँ तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, ठीक है, यानी कि मैं बाहर नहीं गया। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को। यानी कि अपनी जो एरर हो जाएगी वो फर्स्ट वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगी। एंड आई होप कि मैंने जो समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ ये जितनी भी आपकी सीरीज़ आ रही है, डे आ रहे हैं, वो आप नंबर डे 1 से शुरू करो, क्योंकि आपका जो बेस बनेगा ना वो फाउंडेशन आपका वहीं से बनेगा। मैंने हर चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि धीरे धीरे करके आपको हर चीज़ आप समझने की कैपेबिलिटी आ जाए। और क्वेश्चंस भी इस तरीके से ही अरेंज हैं कि आपको पहले सिंपल लेवल से कर करके हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे, ठीक है। चलो खैर,
अब मैं जरा अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 490 देखेंगे। द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली। अब देखो टीचर ने क्या किया है, स्टूडेंट्स को बोला कि उनको क्या करना चाहिए, स्कूल को रेगुलरली अटेंड करना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पर जब भी मैं टोल्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका मेरा सेंस क्या होता है? टोल्ड का मतलब होता है सेट टू, है ना। टोल्ड को हम किसकी प्लेस पर यूज़ कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में? ये हम सेड टू की प्लेस पर यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं टोल्ड को यहाँ पर हटाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपका क्या लिखूंगा? सेड टू, और आगे भी आपका क्या हो जाएगा फिर टू। अब ये जो टू टू है ये तो थू थू करवा देगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अपना एग्जेगरेशन हो जाएगा, सुपर प्लस हो जाएगा, तो एक टू हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये वाला टू हम क्या करेंगे? हटा देंगे। बात समझ में आ गई है क्या? सभी को क्लियर हो रहा है ना? अगर आपको समझ में आता जा रहा है तो फटाफट से हाँ जरूर बोल देना, ठीक है। कभी भी आप कहीं भी बैठे हो और मेरा लेक्चर पढ़ रहे हो तो आपको हाँ बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो अपना वो डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है हमारी, यहाँ पर हमें टू को हटा देना है, एरर तो हमें यहाँ पे पता चल गई है। अब मैं अगर इस पूरे सेंटेंस की बात करता हूँ तो एक बार हम इस पूरे सेंटेंस को भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर टीचर की बात करूँ तो ये आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पर टोल्ड है ये आपकी वर्ब हो जाएगी, और स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फिर ये दैट क्या हो जाएगा भाई? दैट हो गया अपना कंजंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं। फिर ये जो दे है, ये दे आपका स्टूडेंट को रेफर कर रहा है, और ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा कंजंक्शन के बाद वाले सेंटेंस का। और मस्ट क्या हो जाएगा भाई? मस्ट आपका यहाँ पर पार्टिकल हो जाएगा, और अटेंड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्कूल है, ये स्कूल कैसा हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका? हाँ भाई, स्कूल आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और रेगुलरली क्या बता रहे हैं? ये आपका फ्रीक्वेंसी डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। रेगुलरली क्या बता रहा है? आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? फ्रीक्वेंसी बता रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया भाई सभी को? तो यहाँ पर एरर हो गई है आपकी फर्स्ट वाले ऑप्शन में। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से, एंड हम क्वेश्चन नंबर 491 को देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 491। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका? मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन टू रीड बुक्स। यानी कि जो आजकल के टाइम का युवा है, मॉडर्न यूथ है, वो ज़्यादा अटेंशन देते हैं टू सीइंग फिल्म्स, यानी कि फिल्म ज़्यादा देखते हैं, देन टू रीड बुक्स। अब पता ही है आज के टाइम पर अगर आप लोगों को ये उठा लिया जाए तो आप लोगों से अगर मैं बोलता हूँ चलो बैठ के आप क्या करो, एक बुक नोवेल पढ़ डालो, ठीक है। मैं बोलूँगा आपसे नोवेल पढ़ डालो, और आपका ये 300 पेजेस का नोवेल है, ठीक है। तो आपसे वो तो पढ़ा नहीं जाएगा, और उसकी प्लेस पर अगर आपसे ये बोल दूँ चलो ये 3 आवर की मूवी है, इस 3 आवर की मूवी को आप कंप्लीट कर लो, ठीक है, तो वो आप बड़े आराम से देख लोगे, और उससे आप क्या होगा, आपका एंटरटेन भी हो जाएगा, और उनमें से आपको कई सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ भी जाएंगी। तो ये होता है आपका ऑडियो विजुअल, ठीक है, ये होता है आपका ऑडियो विजुअल टेक्निक, ठीक है। तो ये आपके माइंड को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है, और इससे आपके दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से। ये जो ऑडियो विजुअल तरीका है ना, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने दिमाग में ये मूवी ही देखना पड़े, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जैसे हो ना, तो उसका आपको क्या करना है, उस बुक के बारे में सोचना। उस बुक में अगर आपका कोई लाइन लिखी हुई है, कोई स्टोरी चल रही है, तो उस स्टोरी को आपको क्या करना है, अपने माइंड में इमेजिन करना है, उसके कैरेक्टर्स बनाने हैं अपने माइंड में। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं अपने माइंड में आपका ये विजुअल हो जाएगा। और ऑडियो कैसे आएगी भाई? ऑडियो आप पढ़ ही रहे हो, आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, और आप उसको अगर थोड़ा सा तेज तेज करके बोलोगे ना तो आपको वो ऑडियो विजुअल भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप पढ़ने की कोशिश किया करो, और बुक्स से पढ़ने की अपनी जो हैबिट है वो बना के रखो, ठीक है। क्योंकि अभी बूढ़े हुए नहीं हो आप लोग, यंग हो, और कोशिश करो जो बुक्स हैं उनसे आप चीज़ों को अभी ग्रस्प कर पाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अभी से ये आदत बना ली कि अभी से आपको ऑडियो विजुअल तरीके की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप बुढ़ापे में क्या करोगे भाई? चलो खैर, इन सारी चीज़ों को हम अपार्ट रखते हैं। अब देखते हैं अपने सेंटेंस को। यहाँ पर आपका जो यूथ है, ये यूथ आपका सब्जेक्ट बनेगा, मॉडर्न क्या बनेगा, इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि यूथ को कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। और अपना पे क्या हो जाएगा भाई? पे अपना यहाँ पर आपकी वर्ब हो जाएगी, और अटेंशन अपना यहाँ पर क्या होगा? बोलो फटाफट से। अटेंशन अपना हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और यहाँ पर आपका मोर क्या कर रहा है, इसको आपका क्या हो जाएगा? मोर अपना डिग्री बता रहा है, ठीक है, अटेंशन की डिग्री बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई? एडजेक्टिव बन जाएगा। अब इसके आगे ये जो टू है, टू क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगी। इस प्रेपोजिशन को अपना क्या चाहिए होगा? एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो ये जो फिल्म्स है ना, अच्छा यहाँ पर आपका ये बताओ जरा, ये सीइंग ऑब्जेक्ट बनेगा कि फिल्म्स बनेगा? तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा सीइंग। कैसे बनेगा? क्योंकि ये सीइंग क्या हो जाएगा, ये सीइंग आपका जीरंड का काम करेगा। किसका काम करेगा? जीरंड का। और इस जीरंड का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो क्या हो जाएगा? फिल्म, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जीरंड
ऐसे आपका प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का, किसका काम कर दिया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का, यानी कि पीओ बन गया ये इसका, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इस फिल्म को देखते हैं तो ये फिल्म क्या हुआ, मैंने बोला सीइंग व्हाट, तो इस व्हाट का आंसर दिया फिल्म ने, यानी कि ये फिल्म क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड हो गया। क्योंकि आपको पता है जिरंड क्या होता है, एक सेमी वर्ब होती है, और सेमी वर्ब अपने साथ में क्या कर सकती है, एक ऑब्जेक्ट रख सकती है, क्योंकि वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट तो रखेगी ही, और क्योंकि ये सभी सेमी वर्ब्स होते हैं यानी कि इनके अंदर जो खून है वो कहीं ना कहीं वर्ब का तो होगा ही, तो ये अपने साथ में एक ना एक ऑब्जेक्ट रख ही सकते हैं, तो ये फिल्म क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। इसके बाद में ये देन क्या कर रहा है भाई, कंपैरिजन दिखा रहा है, देन क्या कर रहा है, कंपैरिजन दिखा रहा है। क्लियर है। अब इसके आगे अगर मैं बात करता हूँ तो टू टू अगेन अपना देखो कंपैरिजन कर रहा है, तो उसके साथ में जो चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी है देन के, वही चीज़ अपनी कंपैरिजन, कभी भी आपको पता होगा सेम सेम चीज़ में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। जिनकी डिग्री सेम होगी, रैंक सेम होगी, उनके बीच में ही हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर टू अगेन आपका क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, और इस प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा, तो ये जो रीड है ना, ये आपका रीड नहीं होगा, मैंने देखा यहाँ पे आपका ये सीइंग था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अपना जो ऑब्जेक्ट था उस टू का, वो एक जिरंड बन रहा था, तो यहाँ पर भी आपका जिरंड ही बनेगा। क्लियर है, क्योंकि कंपैरिजन मैंने क्या बोला, सेम सेम चीज़ों में होता है, तो ये रीड नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये रीडिंग क्या बन जाएगा अब अपना, ये रीडिंग बन जाएगा जिरंड, और इस जिरंड को हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। कौन सी, टू वाली प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैंने बोला रीड व्हाट, तो रीड व्हाट का आंसर मिला मुझे बुक्स से, और ये बुक्स क्या हो जाएंगे, ये बुक्स हो जाएंगे इस ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, कौन से वाला, तो रीडिंग वाला जो अपना यहाँ पर जिरंड बनेगा। क्लियर है, कौन सा वाला, ये रीडिंग का। तो यहाँ पर एरर तो पता चल गई कि ये जो रीड है ये रीड नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा रीडिंग आ रहा होगा, एरर अपनी थर्ड वाले ऑप्शन में हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है सब। अब देखो यहाँ पर अपना रीडिंग आ गया, और इस चीज़ को आपको, ये जो अपनी एरर आई है, इसको आप जब धीमे धीमे सारी प्रैक्टिस करते रहोगे अपनी पार्सिंग के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें आपको देखते ही 0.1 सेकंड में ही स्ट्राइक होने लगेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा मेन मोटो होता है कि मैं सारे पूरे के पूरे सेंटेंसेस को खोल के रख दूँ। ये जो अपने 491 अभी तक क्वेश्चन किए हैं ना, इसमें से मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को पूरा खोल के दिखाया हुआ है, एंड आई होप कि आपको वो सारी चीज़ों से बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी, ठीक है। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एरर आपको पता चल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 492, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास गिवन है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात, ये तो है आपके सामने एक ईडियम, ठीक है। ये क्या होता है, आपका ईडियम होता है, तो इसका मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ सो दैट आपके एग्जामिनेशन में अगर आता है तो आपको वहाँ पर थोड़ा इजी हो जाए पहचानना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या आएगा, हार्डली नहीं आएगा, हार्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे होते हैं हार्ड का, और बेसिकली आपका क्योंकि एक ईडियम है तो ये आपका पूरा का पूरा आपको पता होना भी चाहिए। और इसके अलावा ये जो हार्ड है ये कहीं ना कहीं आपकी ओल्ड हैबिट को क्वालिफाई कर रहा होता है, ठीक है, ना कि इस डाई को। क्योंकि अगर हम डाई को क्वालिफाई करेंगे तो ये अपना हार्डली का यूज़ होगा, क्योंकि ये आपका फिर एक एडवर्ब का काम कर देगा। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए है, मुझे यहाँ पर आपका एक एडजेक्टिव चाहिए है जो कि ओल्ड हैबिट को क्वालिफाई कर पाए, तो यहाँ पर मैंने हार्ड का यूज़ कर लिया है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो जो ओल्ड हैबिट्स है ना वो आपकी जल्दी नहीं बढ़ती। अब इसका जो पर्टिकुलर मीनिंग है ईडियम का, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, हार्डली हटा करके हार्ड का यूज़ करना है, पहली बात तो ये है। अब इसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है आपका इट इज़ हार्ड टू स्टॉप, इट इज़ हार्ड टू स्टॉप दैट यू आर डूइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। वैसे कई सारे लोगों को यहाँ पर ये पढ़ के भी क्लियर हो गया होगा कि हम जब काफ़ी टाइम से कोई चीज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को जो हम अगर रोकना चाहें तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, मुश्किल होता है। क्लियर है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो आई जस्ट कांट सीम टू गिव अप स्मोकिंग, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। क्लियर है, ये एग्जाम्पल आपको आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डूइंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम लिख देना है। और अगर आप इसका एग्जांपल देना चाहो तो लेट से मैंने आपको यहाँ पर बोला हुआ है इट जस्ट कांट सीम, इट जस्ट कांट सीम, ये आपका आई होगा, ठीक है। आई जस्ट कांट सीम टू क्विट स्मोकिंग, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ठीक है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो स्मोकिंग है उसको छोड़ देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये मुझे नहीं लगता ये मैं छोड़ पाऊँगा, क्योंकि जो ओल्ड हैबिट्स हैं वो बहुत ही मुश्किल से जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ख़राब आदतें हैं तो उनको छोड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ये आदतें जो है आपकी ख़राब वो आपको ही खा जाएंगी, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर, एक और ज्ञान की बात दे देता हूँ कि जो आपकी ख़राब आदतें होती हैं ना वो होती हैं आपके एक एक्स की तरह। क्या होता है, एक्स, ठीक है। ये आप उस एक्स को मत समझ लेना, ये आपका
कुल्हाड़ी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कुल्हाड़ी क्या करती है आपका, लेट्स से ये आप खड़े हुए हो, उसके नीचे जो ज़मीन होती है ना, ये उसको दिन पर दिन खोदती रहती हैं आपकी ख़राब आदतें, और जब आपका एक टाइम आता है, नीचे की पूरी ज़मीन खोखली हो जाती है और आप नीचे गिर जाते हो। और जो अच्छी आदतें होती हैं वो कहीं न कहीं आपको क्या करती हैं, ऊपर उठाती हैं, ठीक है। वो अपने आप में एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर करती जाती हैं आपकी प्रोग्रेस की, और वो धीरे-धीरे आपको प्रोग्रेस के मार्ग पर ऊपर उठा के ले जाती हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने साथ में अच्छी आदतें रखनी है, क्लियर है। यहाँ पर आपने एलवाई हटा दिया। इसके अलावा एक और बात बताता हूँ, ये जो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड है ना, ये आपका एक सॉन्ग भी है, तो एक बार सुनना ज़रूर, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, एंड आई थिंक आपका ये मिक जैगर ने गाया हुआ है, ठीक है। मिक जैगर ने आपका ये जो सॉन्ग है गाया हुआ है, और ये क्रिटिकल अवार्ड जो आपका सॉन्ग है, इसको आप एक बार जाकर गूगल करना, इसके लिरिक्स वगैरह पढ़ना, तो आपको काफ़ी यहाँ पर प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 493 देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 493। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। अब आपको पता है, कभी भी हम सिंस का जो यूज़ करते हैं, वो हम अपना एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। क्या बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। और जो आपका फॉर होता है, फॉर का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, कोई भी आपका फिक्स्ड टाइम होगा, लेट से मैंने आपसे बोला आई विल मीट यू नेक्स्ट मंडे, यानी कि नेक्स्ट मंडे क्या हो गया आपका, फिक्स हो गया, तो उसको मैंने बोल दिया पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा बोल देता हूँ आई विल मीट यू आफ्टर कपल ऑफ वीक्स, आफ्टर आई डोंट नो, मुझे टाइम नहीं पता है कितने टाइम बाद मिलूंगा, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम है, कुछ कपल ऑफ वीक्स हैं जिसके बाद मैं तुमसे मिलूंगा। या फिर मैंने बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ 4 घंटों से, तो वो भी आपका क्या होगा, एक पीरियड ऑफ टाइम होगा, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस का यूज़ नहीं करेंगे, आपका फॉर प्रपोजिशन का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैं एक बार आपको यहाँ पर पार्सिंग करके आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाएँ। यहाँ पर आपका आई क्या हो जाएगा, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, बीन आपका पार्टिकल हो गया, और स्टडिंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद में आपका फॉर क्या हो गया भाई, फॉर ये आपका प्रपोजिशन हो गया, आवर्स आपका इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि ये पीओ बन गया। और ये जो फोर है, ये फोर क्या बनेगा भाई, कार्डिनल के ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलो, ये आपका क्या बनेगा भाई, कार्डिनल एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। एरर किस में होगी भाई, एरर अपनी थर्ड वाले ऑप्शन में निकल के आ गई है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 494 देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 494। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ ही हैड वॉकड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस, यानी कि अगर वो फास्ट चल रहा होता, ये देखो अब मैंने बात शुरू कर दी आपके पास्ट टेंस में, यानी कि अगर वो फास्ट चला होता तो वो क्या करता, बस को पकड़ लेता। अब वो फास्ट अभी पास्ट में चलेगा और वो बस के फ्यूचर में पकड़ेगा नहीं भाई, जब वो पास्ट में फास्ट चल रहा है तो पास्ट में ही बस को पकड़ लेगा जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ही वुड हैव गेट द बस, ठीक है। क्योंकि जो गेट की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है, गेट गेट गेट, ठीक है। इसको आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गेट, ही वुड हैव गेट द बस। अच्छा, गेट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपकी क्या कोई एरर की है या नहीं की है, एक बार जरा आपका भी ज्ञान हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरा मुझे एक बार बताएं, जो गेट वर्ब होती है उसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या क्या होती हैं। क्लियर है, इतना सा तो काम कर देना आप एटलीस्ट, ठीक है। चलो अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 495 देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 485। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, यानी कि एक के बाद एक स्पीकर आते रहे। तो अब एक बात समझना, कभी भी आपका कोई वर्ड हम जब इस तरीके से क्या करते हैं, रिपीट करते हैं कोई भी हम वर्ड, यानी कि कोई भी हम अगर सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे होते हैं विद प्रपोजिशन, तो आपका हमेशा सिंगुलर नाउन यूज़ होता है। कौन सा यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन आपका वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आफ्टर, तो आपकी प्रपोजिशन हो गई, और ये जो स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स है ना, ये आपका रॉन्ग होगा। यहाँ पर आना चाहिए स्पीकर आफ्टर स्पीकर, या फिर ऐसा बोलता हूँ मैं पेज आफ्टर पेज। कैसा मैंने बोला, पेज आफ्टर पेज। तो कभी भी आपका इस तरीके से यूज़ हो कि हमें सेम नाउन का एक प्रपोजिशन के दोनों तरफ यूज़ करना हो, आगे और पीछे, तो हम हमेशा उसकी सिंगुलर फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कोई भी वर्ड अगर आपका रिपीट होता है, नाउन वाला जो वर्ड है वो रिपीट होता है आफ्टर प्रपोजिशन, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा दोनों प्लेस पर। क्लियर है इतनी सी बात। इसके बाद में ये केम क्या हो जाएगा, केम अपना यहाँ पर आपकी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, केम आपकी वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब। और इसके बाद में ऑन क्या हो जाएगा, ऑन आपका यहाँ पर बनेगा भाई प्रपोजिशन, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेज हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पीओ बन गया। अब ये जो टू है, टू आपकी अगेन फिर से क्या हो जाएगी, प्रपोजिशन हो जाएगी, और ये परफॉर्म क्या बन जाएगा, इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि
पीओ बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? अच्छे से समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें? तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना। आपके जब कमेंट्स आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि हाँ भाई चलो चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही है, जो भी है। लेकिन कमेंट पढ़ के अगर आपने डाउट भी पूछा है ना, तो मुझे वो ये भी लगता है कि चलो भाई पढ़ा तो सही आपने, एटलीस्ट आप समझने की कोशिश तो कर रहे हो। अगर आपको डाउट आता है ना, तो उस टाइम पर आप समझो कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। अब लेकिन डाउट भी ऐसे नहीं आने चाहिए कि भाई आप क्या माने, है ना? आजकल विनोद विनोद वैसे ही काफ़ी चल रहा है, तो विनोद ये मत पूछ लेना। डाउट आपका जो यहाँ पर लेक्चर से रिलेटेड डाउट हो, वही डाउट अपना आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है? चलो खैर, और भी सेशंस आपके चल रहे हैं तो वो जाके आप ज़रूर देखा करो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट आपका जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और भी लोगों तक पहुँच पाएँ, ठीक है? चलो खैर, सेशन को यहीं पर एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।